नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के सेशन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप गति के पार्ट सेकंड में। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशंस यानी कि मोशंस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशंस की इक्वेशंस को भी हमने वहाँ पर ड्राइव किया था। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होते हैं जिनके ऊपर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आधारित है, प्रक्षेप गति आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो कौन से हैं। सपोज इसको समझने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर एक्सेस को मानते हैं, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। एक्स एक्सेस को हम डिनोट कर रहे हैं पृथ्वी की सतह से यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ से, और वाई एक्सेस जो है वो हमारी वर्टिकल पोजीशन है और हम इस जगह पर खड़े हुए हैं और हम यहाँ से किसी बॉल को या किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। फेंकने का एंगल ध्यान रखना है, हम लोगों ने बात भी करी थी पार्ट फर्स्ट में कि फेंकने का एंगल यानी कि एंगल ऑफ पोजीशन जो है वो ना तो 90 होना चाहिए ना ही 0 होना चाहिए, यानी कि ना तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल होना चाहिए ना ही वर्टिकल होना चाहिए। फेंकने का जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल होना चाहिए। अगर इस तरह के एंगल से हम किसी बॉडी को जो है प्रक्षेपित करें या प्रोजेक्ट करें तो बॉडी कुछ इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से पृथ्वी की दूसरी पॉइंट पर जाकर के ये गिर जाएगी। हमने माना कि हमने यहाँ से बॉडी को फेंका, पॉइंट ओ से फेंका, बॉडी जो है या जो भी गेंद है, बॉल है, वो अपनी इस हाइट तक पहुंची। इसके बाद में बॉडी यहाँ से फॉल होकर के वापस पृथ्वी पर आकर के गिर गई। मान लिया कि वो पॉइंट Q है। जिस एंगल से फेंका गया हमने मान लिया कि वो एंगल जो है वो थीटा है। हमने ये भी माना कि जिस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका वह वेलोसिटी जो है वो u है। और हम डिटेल से डिस्कस कर चुके थे कि वहाँ हम लोगों ने इस वेलोसिटी को 2 पार्टों में बांटा था। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए डायरेक्ट लिख देते हैं कि इस जो वेलोसिटी है हमारी जो है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक इसकी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, इसको हम बोलेंगे u cos थीटा। एक होगी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी u y इक्वल टू u साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंस जो पॉइंट या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो हमको देखने हैं। जब हमने बॉडी को यहाँ से फेंका और बॉडी यहाँ पर गिरी तो बॉडी कितनी देर तक यानी फेंकने से गिरने तक कितनी देर तक बॉडी हवा में रही, कितने टाइम तक हवा में रही, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम दिखाएंगे कैपिटल T से। इसको हम दिखाएंगे कैपिटल T से, यानी कितनी देर तक बॉडी जो है वो हवा में रही उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में बोलते हैं उसको हम उड्डयन काल, और उसको हम दिखाते हैं लेटर कैपिटल T से। इसके बाद दूसरा इसका फैक्टर या दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जब हमने बॉडी को फेंका और बॉडी यहाँ पर गिरी तो पूरे प्रक्षेप गति के दौरान यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उस बॉडी ने कितनी ऊंचाई को तय किया, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक वो गई। तो माना अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर इसकी P है, इसी हाइट तक गई, इसके ऊपर तो नहीं गई। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम बोलेंगे h। ये आपकी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी। इसको हम दिखाएंगे कैपिटल S से। यानी अपने पोजीशन के दौरान बॉडी कितनी ऊंचाई तक गई, मैक्सिमम हाइट तक कितनी गई, उसको हम दिखाते हैं कैपिटल S से, कैपिटल H से। अब तीसरा पॉइंट इसका यह है कि जब बॉडी को यहाँ से फेंका गया, बॉडी यहाँ गिरी, जितनी देर तक बॉडी हवा में रही उतनी देर में बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी। जितनी देर तक बॉडी हवा में रही उतने ही टाइम में यानी कैपिटल T टाइम में बॉडी ने यहाँ नीचे पृथ्वी पर, अर्थ पर कितनी डिस्टेंस को कवर किया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने बॉल को फेंका वो कितनी दूर जाकर के गिरी, हमने बॉल को फेंका वो कितनी दूर जाके गिरी। इसको, इस दूरी को, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप की परास, और इसको हम दिखाते हैं कैपिटल R से। तो ये वो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे प्रोजेक्टाइल मोशंस के जिनको हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल, मैक्सिमम हाइट यानी कि उसकी अधिकतम ऊंचाई, और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी कि उसकी परास यानी कि प्रक्षेप की परास। तो इनको एक के बाद एक हम यहाँ पर इसकी इक्वेशंस निकालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल।
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल के बारे में। इसको समझने के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर एक एक्सेस को डिजाइन करते हैं। ये आपका जो है वो है वाई एक्सेस, ये आपका है एक्स एक्सेस, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर खड़े होकर के हम किसी बॉडी को, किसी बॉल को जो हम यहाँ पर फेंकेंगे। हमने किसी बॉडी या बॉल को फेंका तो उसका जो मार्ग है वो इस तरीके से होगा, ओ से जाएगी, पी तक पहुँचेगी और क्यू पर गिर जाएगी। माना हमने उसका फेंकने का एंगल यहाँ पर थीटा है और हमने ये भी माना कि उसकी फेंकने की वेलोसिटी वो है u, उसकी वेलोसिटी जो है वो है u। और ये हम जानते हैं कि इस वेलोसिटी को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहली होती है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, यानी u को हम दो भागों में बांट लेंगे। u को बांध लेंगे ux इक्वल टू u cos थीटा, और दूसरी वेलोसिटी होगी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे u y इक्वल टू u sin थीटा। हमको निकालना यहाँ पर है कि कितनी देर तक बॉडी हवा में रही, कितनी देर तक बॉडी हवा में रही, यानी कि कैपिटल T, यानी उसका टोटल टाइम कितनी देर तक बॉडी हवा में रहती है। तो इसको निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि हमने बॉडी O से फेंकी और P तक गई, मैक्सिमम हाइट P तक गई और P से लेकर और P से वापस Q पर ये आकर के गिरी। जब ये O से P तक गई तो हमने मान लिया कि O से P तक जाने में बॉडी ने स्मॉल t समय खर्च किया। जब बॉडी P से Q तक गिरेगी तो हम मान लेंगे कि ये भी जो है वो स्मॉल t समय खर्च करेगी, स्मॉल t समय लगाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि O से P तक जाने का समय और P से Q तक लौटने का समय बराबर है, यानी जितना समय बॉडी O से P तक जाने में लेगी उतना बॉडी जो है P से Q तक आने में लेगी। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये टाइम बराबर क्यों है, तो इसके पीछे एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, वो हमको समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस ये है, ये शेप आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप, जिसको हम लोग पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके थे। ये है पैराबोलिक शेप, पैराबोलाकार आकार। और जो इसका पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पैराबोला वर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं पैराबोला वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है पैराबोला वर्टेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं परवलय शीर्ष। तो हम करते क्या हैं कि पैराबोला वर्टेक्स, और पैराबोला वर्टेक्स क्या है, जो हमारा मार्ग था, जो हमारा प्रोजेक्शन था, जो हमारा यहाँ पर पथ था, उसका जो मैक्सिमम पोजीशन है यानी उसकी अधिकतम ऊंचाई है उसको हम बोलेंगे पैराबोला वर्टेक्स। और वहां से इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींच देंगे इस एक्सेस के ऊपर, और जहां पर ये गिरेगा इसको हम मान लेंगे B, इसको हम मान लेंगे B। यह हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि O से P तक जाने में जितना समय T लेगी और P से Q तक आने में भी उतना समय T लेगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जाने का समय और यहाँ से यहाँ तक आने का समय दोनों बराबर है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पैराबोलिक सिमेट्री को, यानी पैराबोलिक वर्टेक्स, यानी उसकी अधिकतम ऊंचाई के पॉइंट से हम एक लंब डालते हैं एक्सेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं B। अब यहाँ पर ये पैराबोला जो है वो दो भागों में बट गया। पहला इसका भाग है OPQ और दूसरा भाग इसका है BPQ। तो यहाँ पर हम करते क्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि ये इसका बीच का भाग है, पैराबोला के वर्टेक्स से हम जब लंब डालते हैं तो पैराबोला बराबर दो भागों में बढ़ जाता है, यानी कि इसका एरिया जो है OPQ बराबर होगा इसका एरिया BPQ, यानी कि एरिया OPB इक्वल टू होगा एरिया BPQ, इक्वल टू होगा एरिया BP&Q। और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग हैं पैराबोलिक सिमेट्री। इसी को बोला गया पैराबोलिक सिमेट्री, पैराबोला सिमेट्री, इसी को बोला गया पैराबोला सिमेट्री। और इसी पैराबोला सिमेट्री के कारण बॉडी या गेंद या बॉल जितना समय O से P तक जाने में लेगी उतना ही समय P से Q तक आने में भी लेगी। यही रीजन है कि दोनों समय यहाँ पर बराबर हैं। और हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम कि कितनी देर तक बॉडी हवा में रही। तो इस टाइम को और इस टाइम को आपस में जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल टाइम, और उसी को बोला जाता है टाइम ऑफ द फ्लाइट। उसको हम दिखाते हैं कैपिटल T से, यानी टाइम ऑफ द फ्लाइट कैपिटल T इक्वल टू क्या होगा, ये समय प्लस ये समय, यानी कि स्मॉल t प्लस स्मॉल t इक्वल टू 2t।
तो हमको मिल गया t इक्वल टू 2t। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से स्मॉल t समय को निकालना है, यानी बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया। अगर ये स्मॉल t से हम निकाल लें और उसको दूना कर दें तो हमको कुल समय यानी कि आपका टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमको यहाँ पर मदद लेनी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के पहले समीकरण से इसको हमको निकालना होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब वो आप जानते हैं वो होती है v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। और ये आपको पता है कि v यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, u यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, ए यहाँ पर है एक्सेलरेशन और t यहाँ पर है वो टाइम जितना इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया। तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर स्मॉल v क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी इस सिनेरियो में क्या होगी, तो जब हमने देखा कि बॉडी यहाँ से फेंकी, बॉडी यहाँ तक गई, क्योंकि हम इतना तो टी निकाल रहे हैं, ओ से लेके पी तक की तो बात कर रहे हैं, यानी हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी u और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी पॉइंट पी पर v। और ये भी हमने बताया था आपको कि जब मैक्सिमम पॉइंट तक बॉडी पहुंचती है तो कुछ देर के लिए उसकी जो वेलोसिटी है 0 हो जाती है माइक्रो सेकंड के लिए, फिर बॉडी यहां से गिरना चालू होती है, यानी इस पॉइंट P पर इसकी वेलोसिटी कुछ देर के लिए 0 होगी, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट यानी कि जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जब P पर पहुंचेगा तो v इक्वल टू हो जाएगी 0। इसको हम कह सकते हैं कि एट P, यानी एट P पर उसका अंतिम वेग 0 होगा। उसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में है u, तो u क्या होगी आपकी, यहाँ पर देखें बॉडी हमने फेंकी कहाँ थी, ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि वाई डायरेक्शन में, जो कि हमारे पास में है u y। तो u मिलेगी हमको u y जो कि है u साइन थीटा, u साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लें फिलहाल, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, u इक्वल टू मिली u y इक्वल टू u साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी। अब देखते हैं यहाँ पर a क्या होगा, a यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन। जब बॉडी o से p तक जा रही थी यानी कि ऊपर की तरफ जा रही थी, तो बॉडी जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जा रही थी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रही थी। तो हम यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे, माइनस जी। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब चीज जाती है तो g की वैल्यू लिखते हैं माइनस, और जब वापस आती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है, ड्यू टू द ग्रेविटी नीचे आती है, तो जी की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर है प्लस। तो जब यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो ए की वैल्यू यानी जी की वैल्यू हमने ले ली माइनस, यहाँ ए इक्वल टू क्या होगा माइनस जी। ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू मिलेगा 0 इक्वल टू u की जगह मिलेगा u साइन थीटा प्लस जी की जगह मिलेगा माइनस जी एंड टी, यानी हमको यहां मिला 0 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी एंड टी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, gt इधर आ जाएगा, आपको मिलेगा gt इक्वल टू u साइन थीटा। t की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से हम, तो t की वैल्यू हमको मिलेगी, t की वैल्यू मिलेगी u साइन थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन g। तो ये हमको मिल गई यहाँ पर कितनी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना समय लिया वो निकाल लिया हमने, t इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। अब टोटल टाइम कितना लिया, इक्वेशन निकाली थी हमें टोटल टाइम के लिए t इक्वल टू 2t, तो स्मॉल t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल T, यानी कि इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा t इक्वल टू 2 एंड t, 2 और t की वैल्यू है u साइन थीटा अपॉन g। हमें मिला यहाँ पर t इक्वल टू 2 u साइन थीटा अपॉन g। ये जो हमको इक्वेशन मिली यही कहलाती है टाइम ऑफ द फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं यहाँ पर हम है थर्ड।
हमको यहाँ पर चीज और देखनी है, थोड़ा सा इस इक्वेशन को जो है हल्का सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि u sin थीटा यहाँ पर क्या है, यह है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जिसको हम दिखाते हैं uy से, यानी कि u sin थीटा इक्वल टू होता है uy। जब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा t इक्वल टू 2uy अपॉन g। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। तो इस इक्वेशन को निकालने का मकसद क्या है, इस इक्वेशन को निकालने का मकसद क्या है, दोनों एक ही चीज है, बस वर्टिकल वेलोसिटी जगह हमने इसका शॉर्ट रख दिया है uy। न्यूमेरिकल्स में, आंतरिक प्रश्नों में हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमको स्पीड से फास्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो डायरेक्ट हम वहां पर uy की वैल्यू दी होगी वहां वो पुट कर देंगे हम। तो जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लगाएंगे तो इसका प्रयोग वहां पर करेंगे, जिससे हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की स्पीड में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। चलिए अब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दूसरा पॉइंट निकालते हैं, उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, और वो है उसकी अधिकतम ऊंचाई यानी कि मैक्सिमम हाइट, यानी कि प्रक्षेपण के दौरान वह पिंड और वो बॉल कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, मैक्सिमम हाइट को गेन करता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही एक्सेस को ड्रा करते हैं। ये आपका जो है वो y एक्सेस है, ये आपका जो है वो x एक्सेस है, x एंड y। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। इस जगह खड़े होकर के हम बॉडी को फेंकेंगे, बाकी सब कहानी वही है, बार बार क्या लिखना है इसको। हमने बॉडी को फेंका, बॉडी इस तरह गई और यहां पर आके गिरी। बॉडी का मार्क क्या है, O, P एंड Q। बॉडी को फेंका किससे गया, थीटा एंगल से फेंका गया। बॉडी को फेंकने की स्पीड यानी वेलोसिटी क्या थी, u थी। u को दो भागों में बांट लिया गया था, u x इक्वल टू u cos थीटा एंड u y इक्वल टू u sin थीटा। हमको निकालना है कि बॉडी जो है अपने प्रक्षेपण के दौरान कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गई। तो यहां पर देखिए प्रक्षेपण के दौरान बॉडी जो है यहां तक गई, इसके ऊपर नहीं गई। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस जो है वही होगी इसकी ऊंचाई, जिसको हम दिखाएंगे S से, That is the body attains the maximum vertical position during the projectile motion is called the maximum height। और इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, मदद लेंगे गति के तीसरे समीकरण की, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन नंबर, इससे पहले फोर्थ निकाली थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। यहां पर आपको पता है, यहां पर चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चल रहा है या हम कैसे जान पाएंगे कि तीनों समीकरण में गति के तीनों से, यानी कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन यूज करें। इससे पहले में हम लोगों ने क्या यूज करी थी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, उड्डयन काल के लिए v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि वहां पर उस इक्वेशन में स्मॉल t था, टाइम था। अब हम यहां देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई में हम देख रहे हैं टाइम तो नहीं आता, टाइम की बात तो नहीं आती है, तो हमको वो इक्वेशन निकालनी उन तीनों में से है जिसमें कि टाइम नहीं है। तो टाइम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के तीसरे समीकरण में समय नहीं आता है, सिर्फ v u और as आता है। तो इसलिए यहां पर हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, इसकी मदद यहां पर हम लेंगे। बाकी आपको पता है कि v यहां पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन, और s यहां पर क्या है, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस यहां पर क्या है, हमारे इस सिनेरियो में डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई। यानी यहां पर हम s की वैल्यू क्या रखेंगे, h। यहां पर s की वैल्यू रखेंगे h। v यहां पर क्या हमारे पास में है, इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। अंतिम वेग बॉडी कहां तक आएगी, यहां तक, p तक। हम बात कर रहे हैं अधिकतम ऊंचाई की यानी कि ऊंचाई की, कि प्रक्षेपण के दौरान यानी पोजीशन के दौरान बॉल या ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई तक जाता है। ये p तक जा रहा है, इससे ऊपर तो जा नहीं रहा है। और यही बताया था कि जब p पर जा करके फिर ये नीचे गिरता है तो कुछ देर के लिए इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। तो एट द पॉइंट p इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। एट द पॉइंट p इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, v इक्वल टू 0। तो यहां हम ले लेंगे v इक्वल टू 0 और यहां पर लिख देंगे एट p। ये हमको पता है कि उसके उच्चतम बिंदु पर आकर के उसकी वेलोसिटी कुछ देर के लिए 0 होती है। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0।
अब हमको देखना है u, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। हमने बॉडी फेंकी कहाँ थी, ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे, वेलोसिटी दो थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी। बॉडी कहाँ फेंकी, ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी कौन सी प्रयोग होगी, वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि u y इक्वल टू u sin थीटा, u y इक्वल टू u sin थीटा, यानी कि u y इक्वल टू u sin थीटा। अब हमको देखना है यहाँ पर a यानी एक्सेलरेशन, a यहाँ पर क्या होगा, त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। जब बॉडी अपने अधिकतम ऊंचाई p तक पहुंची तो क्या हुआ, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर गई, यानी कि a की g की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन क्या यहाँ पर है g, और g क्या होगा माइनस, क्योंकि ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रही है, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस g। ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 इक्वल टू u स्क्वायर की जगह मिलेगा आपको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और a की जगह हमने रखा है माइनस g, और s की जगह रखा हमने यहाँ पर है h। सॉल्व करते हैं इसको, 0 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एंड h। क्या मिलेगा हमको यहां से, 2g h, ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो ये मिलेगा आपको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगी यहां से h की वैल्यू, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये जो हमको एक्सप्रेशन मिला, ये मिला आपको प्रोजेक्टाइल की हाइट के लिए, प्रोजेक्टाइल की यानी प्रक्षेपण की ऊंचाई के लिए। अब हम करते क्या यहां पर हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, आप देख रहे हैं u sin थीटा यहां पर क्या है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, u sin थीटा क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, u y स्क्वायर। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि h इक्वल टू u y स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 7। ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो काम आता है अंकिक प्रश्नों करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रश्नों करने के लिए। थोड़ा वहां पर स्पीड हम लोग की बढ़ जाती है, डायरेक्ट वहां पे वैल्यू रखते हैं तो स्पीड में इजाफा हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन या एक्सप्रेशन निकल गए उसकी ऊंचाई के लिए। अब यहां पर कंडीशन आती है कि ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए जिससे हम प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कर सकें, मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर सकें, यानी किस कोण से फेंकें कि वस्तु जो है या बॉल जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाए, तो वो कौन सा एंगल होना चाहिए या वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 6 से हम यहां पर देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा के लिए अधिकतम और न्यूनतम क्या होता है देख लेते हैं। साइन थीटा के लिए उसकी न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कंडीशन है कि साइन की मिनिमम पोजीशन या मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। यानी अगर हमको कोई मैक्सिमम चीज निकालनी है तो वहां पर साइन की वैल्यू क्या रखनी होगी, 1 के बराबर। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम हाइट, यानी वो कौन सा कोण होगा जिसपे बॉडी जो है वो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर साइन थीटा जो क्या रख देंगे यहां पर हम 1। तो ये इस क्वेश्चन में 6 में हम क्या करते हैं देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हम रखते हैं 1 के बराबर फॉर द मैक्सिमम कंडीशन। और 1 की वैल्यू जो है साइन में क्या होती है 90 के लिए, तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू मिल गया 90 डिग्री। जब ये वैल्यू हम इस वैल्यू को जो हम यहां पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी यहां पर मैक्सिमम हाइट, यानी हमको मिलेगा यहां पर h मैक्सिमम इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 और थीटा की 90 और साइन 90 होता है 1, तो आपको मिल जाएगा यहां पर u स्क्वायर अपॉन 2g। ये जो इक्वेशन आपको मिल गई इसको हम लोग बोलते हैं
बोलते क्या है, ये इक्वेशन होती है उसकी मैक्सिमम हाइट के लिए। और यहाँ पर स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर हमको मैक्सिमम हाइट प्राप्त करनी है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है, तो हमको उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को, उस प्रोजेक्टाइल को जो हमको 90 डिग्री पर फेंकना होगा, बिल्कुल वर्टिकल फेंकना होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के तीसरे पॉइंट के बारे में, और वो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप की परास। इसको समझने के लिए फिर से हम यहाँ पर एक्सेस को ट्राई करते हैं। ये आपका जो है वो है वाई एक्सेस, ये आपका जो है वो है एक्स एक्सेस। ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर खड़े होकर किसी बॉडी को हम फेंकेंगे तो बॉडी इस तरीके से जाकर के गिरेगी। बॉडी ओ से फेंकी, पी तक गई और क्यू पर आकर के गिर गई। माना उसका फेंकने का कोण यानी एंगल ऑफ पोजीशन थीटा था। हमने माना उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी यू थी, उसको दो भागों में बांट लिया। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ये सब कहानी आपको पता है। हम बात कर रहे हैं उसकी रेंज की, यानी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि परास की, यानी कि बॉडी कितनी दूर जाके, किसी अगर हम पत्थर को फेंकें, किसी अगर पत्थर को हम फेंकें तो कितनी दूर जाके गिरेगा, हमें वो चीज़ यहाँ पर निकालनी है। तो इसको थोड़ा सिस्मेटिक अगर हम देखें तो अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, कोई बॉडी अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करती है वो उसकी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप की परास कहलाती है। फिर से इसको समझते हैं। इसको अपने कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी को फेंका तो बॉडी अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टी, सबसे पहला पॉइंट निकाला था टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी कि बॉडी अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को तय करेगी वही उसकी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाएगी, वही उसकी प्रक्षेप की परास कहलाएगी। और थोड़ा सरल भाषा में इसको हम कहें तो बॉडी जितनी देर तक हवा में रही, बॉडी जितनी देर तक हवा में, वही तो टाइम ऑफ द फ्लाइट था, कितनी देर तक बॉडी हवा में रहती है, तो बॉडी जितनी देर तक हवा में रही उतनी देर में उसने कितनी दूरी एक्स एक्सेस के ऊपर तय करी, वही कहलाई आपके रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप की परास, जिसको हम लोग दिखाते हैं आर से, कैपिटल आर से। यानी कि बॉडी हमने यहां फेंकी और यहां गिरी, सीधा सीधा सेंटेंस कि हमने कोई पत्थर फेंका, कहां तक गिरा जाकर के, जहां तक गिरा वो उसकी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, वही उसकी परास है। हमने ओ से फेंका, क्यू पे गिरा, तो ओ से क्यू तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, उसके रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमको यहां पर ये निकालना है। तो इसको रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को निकालने के लिए हमें मदद चाहिए होगी गति के तीसरे समीकरण की, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, सॉरी गति के दूसरे समीकरण की, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो हम सब लोग जानते हैं क्या होती है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मुझको ध्यान नहीं है, इससे पहले मैंने क्या डाला था, अगर वहां पे 7 था तो 8 कर लीजिए, वहां पे 6 था तो 7 कर लीजिए, मैं यहां पर 8 कर लेता हूं, एक बढ़ा के डाल लेता हूं, भूल गया हूं यहां पर क्या थी इससे पहले। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस समीकरण का यहां पर हम प्रयोग करेंगे, इस इक्वेशन का हम यहां पर प्रयोग करेंगे इसके रेंज को निकालने के लिए। अब यहां पर देखते हैं कि S क्या है, S यहां पर डिस्टेंस है, और यहां पर डिस्टेंस का मतलब किससे है, इस डिस्टेंस से, O से फेंका और Q पर गिरा, यानी कि R से, यानी S इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर R। अब देखिए U यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, तो कौन सी वेलोसिटी यहाँ पर ली जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पर दो है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी हम यहाँ पर लें, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं, दूरी कौन सी तय हो रही है, हॉरिजॉन्टल, दूरी कौन सी तय हो रही है, हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी कौन सी हम लेंगे, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ux। तो u इक्वल टू मिलेगा आपको ux इक्वल टू u cos थीटा। आप देख लेते हैं यहाँ पर a, एक्सेलरेशन a यहाँ पर क्या होगा, त्वरण a यहाँ पर क्या होगा। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी थी कि जब वस्तु जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रही होती है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब तय कर रही होती है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। वहां पे विस्तार से डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में कि दो वेलोसिटी होती हैं, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है उसमें जी नीचे की तरफ काम करता है, तो वेलोसिटी वहां से रिड्यूस होती है, फिर वो गिरता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, यानी जाहिर सी बात है कि वहां पे एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी में जो है उतार चढ़ाव है। लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वो उसकी होती है कांस्टेंट, यानी ये वेलोसिटी होगी कांस्टेंट,
यानी ux यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट। और अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, यानी a यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है पेरिटल मोशन के लिए, तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देख लेते हैं यहाँ पर t क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा स्मॉल t यहाँ पर क्या है। डेफिनेशन क्या कह रही थी कि अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान वो जितनी दूरी तय करती है हॉरिजॉन्टल, वही रेंज कहलाती है। यानी स्मॉल टी क्या यहाँ पर है, टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी कि कैपिटल टी। ये है आपका कैपिटल टी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो s की वैल्यू ले लिया, u की वैल्यू ले लिया, t की वैल्यू ले लिया, a की वैल्यू ले लिया। ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 8 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, s की जगह हमको मिलेगा यहाँ पर r इक्वल टू u की जगह मिलेगा आपको u cos थीटा एंड बाहर t लिखा हुआ है। और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। और यहां देखिए 1/2 at स्क्वायर, a यहां पर क्या है 0, तो ये टर्म हो जाएगा बर्बाद, यहां कुछ बचेगा नहीं, यानी कि ये प्लस 0। सिर्फ हमको इतना मिलेगा, r इक्वल टू u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन जी। थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं अरेंज करके, तो r आपको मिल जाएगा, ऐसा कर लेते हैं कि 2u sin थीटा u cos थीटा अपॉन जी। तो u हो जाएंगे आपके u स्क्वायर, 2 को एक साथ लिख लेते हैं, तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमको ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और नीचे मिलेगा आपको g। और ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहां पर r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा अपॉन जी। तो r की वैल्यू मिल गई हमको u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये हमको मिल गई किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की या किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज यानी प्रक्षेप की परास, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। अब हमको यहां पर एक चीज और निकालनी है, यहां पे हमको निकालना है कि वो कौन सी कंडीशन है कि जिससे हमको मैक्सिमम रेंज प्राप्त हो सके। इन शॉर्ट अगर आसान शब्दों में कहें तो हम किस कोण पर, किस एंगल पर हम उस वस्तु को, उस बॉडी को फेंकें कि वो बहुत दूर जाकर के गिरे। तो इससे पहले मैंने बताया कि मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या करना होता है, हमको साइन देखना पड़ता है। यहाँ इस फॉर्मूले में साइन थीटा की बात हो रही है और मैक्सिमम कंडीशन के लिए साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। भाई हमको अधिकतम चीज प्राप्त करनी, मैक्सिमम चीज को हमको प्राप्त करना है, तो हमको साइन की वैल्यू 1 के बराबर रखनी होगी। ये कंडीशन होती है कि साइन मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो हमने इस फॉर्मूले में साइन चूंकि यहां पर है तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 फॉर द मैक्सिमम कंडीशन। और साइन, और यहाँ 1 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है 1, साइन 90 की। तो ये हमको मिल जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, यानी 2 थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा 45 डिग्री। एक तो हमको ये एंगल मिल गया। अब थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी, कि बात हो रही है मैक्सिमम की, तो आर मैक्सिमम कितना मिलेगा हमको, 45 यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा 2 × 45, यानी ये बन जाएगा 90। और लिख लेते हैं इसको, ये मिलेगा आपको u स्क्वायर साइन 2 × 45 यानी कि 90 डिग्री अपॉन जी। और साइन 90 हमारे पास में होता कितना है, 1, तो ये मिल जाएगा आपको u स्क्वायर अपॉन जी। तो आपको मिला यहां पर r मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी, u स्क्वायर अपॉन जी। क्वेश्चन नंबर आपने 8 माना था, इसको 9 मान दीजिए और इसको आप मान दीजिए 10। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, एक अधिकतम रेंज को प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन मिल गई, r मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी।
तो यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ से क्लियर है कि हमको अगर किसी चीज को बहुत दूर तक फेंकना हो तो हमको अपने फेंकने का जो एंगल है वो रखना होगा 45 डिग्री। आसान शब्दों में कहें तो अगर हमें तोप के गोले को बहुत दूर तक लॉन्च करना है, बहुत दूर तक फेंकना है, तो तोप की जो कैनन है उसकी नली है उसको 45 डिग्री पर हमको सेट करना होगा। अगर हमको मिसाइल बहुत दूर पर जा करके छोड़नी है, उसकी बहुत दूर जा करके मिसाइल गिरे, तो मिसाइल का एंगल जो होता है अर्थ से होना चाहिए 45 डिग्री। कोई फुटबॉलर है, अगर वो चाहता है कि वो अपने किक से फुटबॉल को बहुत दूर तक जो है वो फेंक सके, तो उसको एंगल को जो है रखना होगा 45 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि भाला कितनी दूर तक फेंका जा सकता है, तो अगर भाला फेंकने वाला व्यक्ति भाला फेंकने वाले कोण को अगर 45 डिग्री पर मेंटेन कर ले, तो वो भाला, वो जेवलिन जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर के गिरेगा। तो ये चीज थी आपकी मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप की परास। तो ये थे प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप गति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन के आने वाले पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिससे हम लोग इस चैप्टर को, इस सेगमेंट को, प्रोजेक्टाइल मोशंस को अच्छे से समझ सकेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।